अब आयु पर चलते हैं। आयु भर्ती के लिए आवश्यक है कि मिलेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग, यदि आप फॉर्म भरते हैं अपने कैटेगरी से तो 16,264 पदों पर आपको फाइट करने को मिलेगा। यदि आप अनारक्षित से फॉर्म भरेंगे तो 24,000 पदों पर फाइट करने को मिलेगा। यानी कि आपके पास 16,000 पद भी हैं, आपके पास 24,000 पद भी हैं। आप दोनों में किसी में भर सकते हैं जिससे आप भरना चाहें। ये अग्निवीर में या जिसने ओ लेवल का कंप्यूटर का कोर्स किया होगा, इन सबको वरीयता दी जाएगी। टोटल जो वरीयता देने का या अधिमान देने की बात कही गई, 3 तरह के यहाँ पर चीज़ें शर्तें लागू हैं। तो ये बात स्पष्ट है, आपके मन नंबर चाहे जितने अच्छे आ जाए, आप टॉप कर जाइए, अगर आपने अपने श्रेणी से फॉर्म भरा है तो आप अपनी श्रेणी में ही नियुक्ति लेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ऑर्डर आए हुए करीब करीब 6-7 साल हो चुके हैं। 6-7 साल से ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है सभी जगह पर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023। आप सभी को पता है कि पुलिस भर्ती आ चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा ये जारी हुआ है। सूचना या विज्ञप्ति, ये संख्या दिया हुआ है, दिनांक 23 तारीख को ये जारी हुआ है। यह विज्ञापन एवं अन्य सुसंगत सूचनाएं बोर्ड की वेबसाइट https://uppb.pb.gov.in पर उपलब्ध रहेंगी। कृपया समय सारणी देखें। आप जब भी कुछ भी चेक करना होगा, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के जो यहाँ दिया गया है इस पर ही चेक कीजिएगा। ये विज्ञापन भी वहीं आपको मिल जाएगा। इसमें कुछ पॉइंट को देखेंगे, इसके पहले भी हमने 2 वीडियो बनाए हैं, आप उसे भी देखिएगा। और इसके बाद भी इससे संबंधित कुछ वीडियो आएंगे, उन्हें भी देखिएगा, क्योंकि काफ़ी कुछ इसमें है जो कि एक साथ कवर करना संभव नहीं है, काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए पार्ट पार्ट बनाया जा रहा है। इसलिए इसके पहले के भी 1-2 वीडियो आ चुके हैं, वो आप ज़रूर देखिएगा। और इसके बाद भी और वीडियो आएंगे, क्योंकि इसमें टोटल 26 पेज हैं और 26 पेज को एक वीडियो में कवर करने में काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मुख्य पॉइंट इसमें कवर करेंगे। पहला है उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुषों एवं महिलाओं, इससे स्पष्ट है कि पुरुष भी भर सकते हैं, महिलाएं भी, के लिए आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर बैंड 5200 2200 ग्रेड पे 2000। आप बैंड और ग्रेड पे जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो गूगल करके चेक कर लीजिएगा। नए वेतनमान में वेतन मैट्रिक्स ₹21,700 के अंतर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। स्पष्ट है कि ऑनलाइन ही आवेदन करना है, ऑफलाइन नहीं करना है। आरक्षी नागरिक पुलिस, यहाँ पर दिया गया है किस श्रेणी में कितने पद हैं। अनारक्षित, अनारक्षित का मतलब होता है कि इसमें किसी को कोई आरक्षण नहीं है। इसमें जनरल भी आ सकते हैं, ओबीसी भी आ सकते हैं, एससी भी आ सकते हैं, एसटी भी आ सकते हैं, ईडब्ल्यूएस भी आ सकते हैं, कोई भी व्यक्ति इसमें आ सकता है। ये याद रखिएगा कि 5 कोटा है, 5 श्रेणी हैं, इन पांचों में किसी एक में ही आप आवेदन करेंगे। जिसमें आप आवेदन करेंगे उसी में आपको पद मिलेगा। यदि आप जो है अनुसूचित जाति के हैं, अगर अनुसूचित जाति में फॉर्म भरेंगे तो इन पदों पर आप फाइट करेंगे, और अगर आपने फॉर्म भर दिया अनारक्षित से तो आपको इन पदों पर फाइट करने को मिलेगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि अनारक्षित का मतलब होता है कि वो सभी के लिए है। ईडब्ल्यूएस आप जानते हैं कि ये सिर्फ जनरल के लिए है, अन्य पिछड़ा ओबीसी के लिए है, अनुसूचित जाति जो है वो एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए है। यानी कि अनारक्षित जनरल के लिए भी है, पिछड़ा के लिए भी, अनुसूचित के लिए भी, अनुसूचित जनजाति के लिए भी। तो अनारक्षित में 24,102 पद हैं। इस पर जनरल भी, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सभी लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं अनारक्षित से। ईडब्ल्यूएस वाले 6,024 पद हैं, तो जो ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरेगा वो सिर्फ इन्हीं में फाइट करेगा, उन्हें सिर्फ 6,000 पद पर मौका मिलेगा। जो अनारक्षित से भरेगा उसे 24,000 पद पर मौका मिलेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग, यदि आप फॉर्म भरते हैं अपने कैटेगरी से तो 16,264 पदों पर आपको फाइट करने को मिलेगा। यदि आप अनारक्षित से फॉर्म भरेंगे तो 24,000 पदों पर फाइट करने को मिलेगा। यानी कि आपके पास 16,000 पद भी हैं, आपके पास 24,000 पद भी हैं। आप दोनों में किसी में भर सकते हैं जिससे आप भरना चाहें। अनुसूचित जाति, इनके लिए 12,650 पद है, आप 12,650 पदों पर भी आवेदन कर सकते हैं, और अनारक्षित में 24,102 पद पर भी आवेदन कर सकते हैं। आपके पास दोनों अवसर रहेंगे। ऐसे ही अनुसूचित जनजाति के लिए भी 1,204 पद आरक्षित हैं। आप इसमें भी आवेदन कर सकते हैं, आप अनारक्षित में भी आवेदन कर सकते हैं। अनारक्षित में करेंगे तो 24,102 पद मिलेगा, उनमें आप फाइट करेंगे। और अनुसूचित जनजाति में अगर आप फॉर्म भरते हैं तो 1,204 पद पर फाइट करेंगे। तो जो श्रेणी है
उनको अनारक्षित में भी मौका है और अपनी श्रेणी में भी मौका है। तो आपको तय कर लेना है फॉर्म भरते वक्त ही कि आप किस श्रेणी में जाना चाहते हैं, क्योंकि बाद में आप लोग कहते हैं कि हम इस श्रेणी के हैं, इतना जो है आरक्षण जो है नहीं दिया जा रहा है, ऐसा वैसा है। तो ये बात स्पष्ट है, आपके मन नंबर चाहे जितने अच्छे आ जाए, आप टॉप कर जाइए, अगर आपने अपने श्रेणी से फॉर्म भरा है तो आप अपनी श्रेणी में ही नियुक्ति लेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ऑर्डर आए हुए करीब करीब 6-7 साल हो चुके हैं, 6-7 साल से ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है सभी जगह पर। तो अनारक्षित ये जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सभी के लिए है, इसमें सभी को अवसर मिलता है। ईडब्ल्यूएस में जनरल के वो कैंडिडेट जिनके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होगा, जो कि इकोनॉमिकली वीक होंगे, उनको 6000 पद पर सिर्फ फाइट है, वो यहाँ भी भर सकते हैं, यहाँ भी भर सकते हैं। यदि आप देखना चाहें किसके पास कितना पद है, तो अनारक्षित का जोड़ लीजिए और उस श्रेणी का पद जोड़ लीजिए, उतने पद पर उसको मौका है। अब किधर जाना चाहते हैं उन्हें शुरू में ये डिसाइड करना पड़ेगा। टोटल 60,244 पद हैं। आप जाकर के सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देख सकते हैं क्या ऑर्डर है, और यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है। अब यदि इसके अलावा कोई और कुछ कह रहा है तो आप उसकी बात पर ध्यान न दीजिएगा, क्योंकि अभी यूपी के अंदर जितनी भर्तियां हुई हैं इसी तरीके से हो रही हैं, अन्य राज्यों में भी हो रही हैं। यूपी में शिक्षक भर्ती हुई थी 2018-19 में 69,000 वाली, उसमें भी यही प्रक्रिया अपनाया गया, लेकिन उसमें ओबीसी, एससी, एसटी वाले बिना वजह का कोर्ट कचहरी आज भी कर रहे हैं, कुछ मिल तो नहीं रहा है। उनका कहना है कि इसमें अनारक्षित में जो है उनको मौका दिया जाए, जबकि उन्होंने फॉर्म भरा था इसमें से, तो इसमें तो उनको मौका मिल गया, लेकिन उनका कहना है कि नहीं, जो अच्छे नंबर वाले हैं उनको इसमें आप शिफ्ट कीजिए और इसमें जो है और लोगों को लीजिए। तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और ये पूरी भारत पर लागू होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के अनुसार ही सब कुछ हो रहा है। आगे चलते हैं। आरक्षी नागरिक पुरुष के पद पर भर्ती हेतु पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। पुरुष भी महिला भी दोनों पात्र होंगे, ऊपर भी लिखा था, यहाँ भी स्पष्ट लिखा हुआ है। 1.3 में परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है। हम बार बार कहते हैं, इस पर ध्यान दिया कीजिए कि यहाँ स्पष्ट साफ साफ लिखा होता है, हर भर्ती में गवर्नमेंट सभी अधिकार अपने पास सुरक्षित कर लेती है कि किसी भी समय वो रिक्तियों की संख्या को परिवर्तित कर सकती है। यहाँ ये नहीं लिखा है कि बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है, यहाँ लिखा है परिवर्तित की जा सकती है। इस परिवर्तन का मतलब होता है कुछ भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी हो सकता है। कि भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है। और यहाँ तक कि ऐसा नहीं कि आप जो है फॉर्म भर दिए या फॉर्म भरवा लिया गया तो अब भर्ती होगा ही, कभी भी इस विज्ञापन को चाहे तो रोक सकते हैं, निरस्त कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, ये पॉइंट सरकार को अधिकार देता है 1.3 की जो है वो जो चाहें कर सकते हैं, वो सारे अधिकार अपने पास सुरक्षित कर ले रहे हैं। तो जो सबसे ऊपर था पहला पॉइंट, यहाँ पर किसके लिए कितने पद हैं ये बताया गया है। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि सरकार अपने पास सारे अधिकार सुरक्षित रखी हुई है। फिर आवेदन की समय सारणी 2.1 में यहाँ हम लोग देखेंगे आवेदन की समय सारणी क्या है। क्रम संख्या 1, 2, 3। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा प्रारंभ होने की तिथि 27/12/2023। 27/12/2023 से आवेदन शुल्क जमा होने लगा है। आप जो है आवेदन कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 16/1/2024। 16 तारीख तक हर हाल में आपको आवेदन कर लेना है, इसलिए 16 तारीख का इंतजार न कीजिए, 1-2 दिन के अंदर आवेदन कर लीजिए। बाद में सर्वर डाउन होने लगता है या कोई नेट की दिक्कत आने लगती है तो नहीं हो पाता है। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 18/1। तो 18/1 पर आपको लास्ट डेट दिया गया जो भी संशोधन वगैरह करना है, लेकिन आपको हर हाल में 16 तक फॉर्म भर लेना है। और दिसंबर का आज लास्ट तारीख है, 31 तारीख है, आपके पास 16 दिन हैं। तो नया वर्ष जो है जो आ रहा है इसमें 1 तारीख 2 तारीख के अंदर ही आप फॉर्म भर लीजिए आराम से। आज संडे है, आज भी आप भर सकते हैं। और 1 जनवरी को भी छुट्टी का दिन है, थोड़ा छुट्टी में न मनाइए, नौकरी ले लीजिए, फिर हर साल मनाइएगा छुट्टी। तो आराम से जो है पार्टी एंजॉय कीजिएगा, पहले आवेदन कर लीजिए हर हाल में और खुद से आवेदन कीजिएगा, कोई मिस्टेक ना हो। एक एक चीज़ हम ध्यान से बता रहे हैं, आप सोच समझ के कीजिएगा। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने इस श्रेणीवार जो है क्लियर बताया कि आपको किस में फाइट करना है। सीटों की संख्या को देखते हुए आप तय कीजिएगा कि किस में फाइट करना चाहते हैं, अपने श्रेणी में या आप अनारक्षित में जाना चाहते हैं। निर्णय ले लीजिएगा पहले ही। आवेदन शुल्क क्या होगा 2.2 में आवेदन शुल्क बताया गया। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क ₹400 यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 400 रुपये निर्धारित किया गया है।
यहाँ पर कोई श्रेणी का जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए स्पष्ट है कि सबके लिए ये 400 रुपये है। नेक्स्ट चलते हैं अर्हताएं। नंबर 3 पर अर्हता है राष्ट्रीयता। सबसे मुख्य होता है, कोई भर्ती आती है तो उसके लिए पहला जो अर्हता होता है वो राष्ट्रीयता ही होता है। आप नागरिक होने चाहिए भारत के। भर्ती के लिए ये आवश्यक है कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो। ये पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत के नागरिकों को ही प्राथमिकता, वरीयता और उनको ही अवसर दिया जाता है। फिर ख में कहा गया है तिब्बती शरणार्थी, ऐसे शरणार्थी जो तिब्बत से आए हों, जो भारत में अस्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो। तिब्बत से बहुत सारे लोग आए थे। वो ऐसे लोग जो 1962 में जनवरी के महीने इससे पूर्व भारत में आ गए थे और यहाँ आकर के बस गए हैं। फिर ग पर नंबर 3, भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में अस्थायी निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश, केन्या, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, पूर्ववर्ती तांगनिका और जांजीबार से प्रव्रजन किया हो। परंतु उपर्युक्त श्रेणी ख या ग के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो। ये ध्यान रखिएगा कि राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, यहाँ स्पष्ट कहा गया है। परंतु यह और की श्रेणी ख के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जाएगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा उत्तर प्रदेश से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले। परंतु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी ग का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को 1 वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जाएगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले। तो ये भारत में जो लोग बाहर से आए उनके लिए था। टिप्पणी है, ऐसे अभ्यर्थियों को जिसने मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किंतु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इनकार किया गया हो। ऊपर के पॉइंट के लिए यहाँ पर टिप्पणी किया जा रहा है कि जारी नहीं हुआ है और देने से इनकार भी नहीं किया गया है। किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अंतिम रूप से नियुक्ति भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्राप्त कर लिया जाए या उसके पक्ष में जारी कर दिया गया हो। खैर, ये इम्पोर्टेंट नहीं था आपके लिए, क्योंकि आप जो है यूपी के निवासी हैं या भारत के, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके लिए है ही नहीं। शैक्षिक अर्हता, भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण, जो भारत सरकार है इसके द्वारा स्थापित जो भी बोर्ड बनाए गए हैं, यहाँ साफ लिखा है स्थापित बोर्ड, वहाँ से क्या 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुका हो या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। आप या तो 10वीं 12वीं भारत के किसी बोर्ड द्वारा जो है पास की हो, सीबीएसई बोर्ड है, एसएससी बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, उत्तराखंड बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, हर राज्य के बोर्ड हैं। या तो आप उससे या फिर सेंट्रल सीबीएसई से आप हाई स्कूल इंटर किए हों, 10वीं 12वीं किए हों, और या फिर उसके समकक्ष कोई भी अर्हता होनी चाहिए। एनआईएस वाले भी इसमें एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एनआईएस से भी आपने अगर किया है पढ़ाई तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। टिप्पणी, आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए, यानी आप ये जो है पास कर चुके हैं 10वीं और 12वीं, तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट सनद होना चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अपीयर्ड अथवा सम्मिलित होने वाले अपीयरिंग अभ्यर्थी पात्र न होंगे। ऐसा कोई व्यक्ति जो इस साल अभी इंटरमीडिएट में बैठ रहा है, परीक्षा देने जा रहा है, तो वो तो आवेदन नहीं कर पाएगा, उनके लिए ये नहीं है। आगे चलेंगे। आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखी साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। कुछ भी आप दावा कर रहे हैं तो उसको साक्ष्य उसका प्रस्तुत करना आपका दायित्व होगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका दायित्व होगा, सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। जो आप दावा करेंगे कि हम ये किए हैं, वो किए हैं, सब कुछ आपको दिखाना है। इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। आप जो दावा करेंगे उस पर निर्णय लेना जो भी होगा वो बोर्ड लेगा, आपके दावा कर देने मात्र से नहीं मान लिया जाएगा। तो आप लोग जो अधिकार है, ऐसा है वैसा है, बाद में जाके धरना वरना करते हैं, उससे कुछ लाभ नहीं मिलता। विज्ञापन पढ़ लीजिए अच्छे से। अधिमानी अर्हताएं,
नहीं पढ़े रहेंगे तो कोर्ट जाके भी कुछ नहीं मिलने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। अधिमानी अर्हताएं, अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमानी प्रेफरेंस दिया जाएगा। आप सारे लोग तो सेम क्वालिफिकेशन रखते होंगे, लेकिन इसमें जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा, वरीयता दिया जाएगा, अधिमान दिया जाएगा किसको? जिसने डोइक या नीलिट, इसका चर्चा हम करते रहते हैं बार बार। पहले जो है डोइक था, अब जो है नीलिट हो गया है। तो डोइक या नीलिट से कंप्यूटर में ओ स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, कंप्यूटर का ओ सर्टिफिकेट, ओ लेवल का सर्टिफिकेट जिसने डोइक या नीलिट से किया होगा उसको वरीयता दिया जाएगा। तो आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग नहीं किए हैं तो फटाफट जो है एडमिशन करा करके ये कोर्स कर डालें। ये हर जगह मांगा जा रहा है, कंप्यूटर अनिवार्य किया जा रहा है। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, या ये देखिए, सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो तो उसको भी वरीयता दिया जाएगा। तो जो लोग जो है अग्निवीर का विरोध करते हैं या अन्य जो है जो भी भर्ती इस तरह की हैं उसमें जो है उनको लगता है कि फालतू है, एनसीसी वगैरह नहीं करते हैं, तो ये सब ध्यान दें। आप लोग अगर ये सब किए रहते हैं तो उसका लाभ मिलता है। अग्निवीर से भागिए नहीं, आपको वरीयता यहाँ पर दी जाएगी। एनसीसी वगैरह होता है तो वो सब कीजिए, उसका भी लाभ मिलता है। तो देख रहे हैं आप यहाँ कि प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष, यदि आप जो है उत्तर प्रदेश के सेना में 2 वर्ष कम से कम अगर अवसर सेवा दिए हैं तो आपको जो है वरीयता दी जा रही है। कंप्यूटर जो ओ लेवल का किया उसे वरीयता दी जा रही है। तो आगे चलते हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, एनसीसी, अभी हमने आपसे जिक्र किया एनसीसी का, और देख सकते हैं आप यहाँ पर एनसीसी का ही जिक्र किया जा रहा है। देख लीजिए, अभी हमने कहा और यहाँ है भी एनसीसी, राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र जिसने प्राप्त किया हो। तो एनसीसी भी जिसने किया होगा उसे भी, जिसने जो है ये अग्निवीर में या जिसने ओ लेवल का कंप्यूटर का कोर्स किया होगा, इन सबको वरीयता दी जाएगी। टोटल जो वरीयता देने का या अधिमान देने की बात कही गई, 3 तरह के यहाँ पर चीज़ें, शर्तें लागू हैं। अब आयु पर चलते हैं। आयु भर्ती के लिए आवश्यक है कि पुरुष के लिए यहाँ पर दिया गया है, महिला के लिए यहाँ दिया गया है। पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। विज्ञापन में 18 वर्ष आयु लिखा हुआ है मिनिमम, और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अधिकतम 22 वर्ष रखा गया है। लेकिन आप देखिएगा ये विज्ञापन जारी होने के 3 दिन बाद, इस पर भी हमने वीडियो बनाकर डाल दिया है, 3 दिन बाद ही जो है फिर नया संशोधन करके आया है, 3 वर्ष की छूट दी गई है। तो 3 वर्ष की छूट में आप ध्यान दीजिएगा कि अधिकतम उम्र में जो है वो 3 वर्ष बढ़ जाएगा। तो आप इसको 18 ही पढ़िएगा और 22 को आप जो है 25 पढ़ लीजिएगा, 3 वर्ष एक्स्ट्रा मिला है। आप जाकर के संशोधन देख लीजिएगा, संशोधन हमने दिखाया, अलग से वीडियो हमने इस पर बनाया है, डाला है, वो वीडियो है अलग से। तो जब विज्ञापन 23 तारीख को जारी हुआ उसके 2-3 दिन बाद, 26 तारीख को 3 दिन बाद संशोधन भी जारी हो गया है। उसको जरूर से आप अलग से देख लीजिएगा, वो वीडियो भी हम बनाकर डाल चुके हैं। आगे भी इस पर हम इस टॉपिक पर, इस भर्ती पर और वीडियो बनाएंगे, उसमें सब कुछ बताएंगे आपको। तो आने वाली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, और आने वाली वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना है। तो पुरुष के लिए 18 वर्ष और अधिकतम 22 वर्ष रखा गया है, 3 वर्ष और छूट दिया जा रहा है, तो 25 वर्ष। ऐसा नहीं है कि 25 वर्ष ही जो आरक्षित वर्ग के हैं उनको अलग से और छूट है। तो 3 वर्ष का जो छूट दिया गया वो सबके लिए है, जनरल, ओबीसी, SC ST EWS सबके लिए है। इसके अतिरिक्त जो आरक्षण का छूट है वो भी है। प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। ये सामान्य जो है आयु सीमा रखी गई है कि 2 जुलाई 2001 से पहले के न हों और 1 जुलाई 2005, तो अभी आरक्षण भी यहाँ पर आएगा। इसके अतिरिक्त इसके बाद जो है 3 वर्ष जो छूट दी गई वो सब भी आएगा। तो सबको आप देख करके समझ करके तब आवेदन करना है। महिला अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1998 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। क्योंकि महिलाओं को जो है यहाँ पर थोड़ा उम्र में छूट दिया जा रहा है, तो इनको 18 से 25 वर्ष यहाँ पर दिया गया है। तो 3 वर्ष जो एक्स्ट्रा बढ़ाया गया है वो अलग से अभी यहाँ जुड़ेगा।
तो महिलाओं के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2 जुलाई 1998 मिनिमम कर दिया गया है, और जो है अधिकतम जो है 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए आरक्षण की बात की जा रही है। आरक्षण का अलग से जिक्र किया गया रहता है, इसलिए आप लोग ध्यान दिया कीजिए हमेशा कि आरक्षण की बात अलग से की जाती है तो आरक्षण वाले पॉइंट अलग से आ जाएगा। परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के लिए है। ये ध्यान रखिए, आरक्षण सिर्फ अपने ही राज्य के लोगों के लिए होता है। के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट एतदर्थ प्रवृत्त शासनादेशों में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुमन्य होगी। जो भी शासनादेश हैं पूर्व के, उसके अनुसार आरक्षण दिया जाएगा। तो यदि अगर 5 वर्ष का छूट है और 3 वर्ष जो गवर्नमेंट ने दिया है अतिरिक्त, तो 8 वर्ष का छूट इनके लिए, यानी जनरल के लिए अगर कोई छूट नहीं रहता है तो उनको 3 वर्ष, जिनको 5 वर्ष का छूट मिलता है तो 5 वर्ष वो भी रहेगा, जो 3 वर्ष अतिरिक्त छूट दिया गया है वो भी। चूंकि कोरोना था उसके बाद भर्ती भी लंबे समय से नहीं आई, इसलिए 3 वर्ष और एक्स्ट्रा छूट दिया गया है। ठीक है, स्पष्ट हो गया आयु सीमा को लेकर के। चलिए, उम्र अधिकतम में छूट दी गई है, मिनिमम उम्र में कोई छूट नहीं दी गई है, ये ध्यान रखिएगा। अब इस पर बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, चरित्र। अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अपना समाधान किया जाएगा। जो आपका करेक्टर होगा वो इसके अनुसार होगा, और जो नियुक्ति प्राधिकारी होगा वो तय करेगा सब कुछ। आप अपना जो भी सर्टिफिकेट वगैरह होगा देंगे, डॉक्यूमेंट्स देंगे, वो तय करते हैं। ऊपर भी लिखा हुआ था। टिप्पणी, संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। ऐसा कोई व्यक्ति जो कि किसी पद पर था, उसको वहां से हटा दिया गया है, निकाल दिया गया, तो वो आवेदन नहीं कर पाएगा। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। यहाँ ध्यान रखिएगा, दोष सिद्ध व्यक्ति की बात की जा रही है, जिसके ऊपर दोष सिद्ध हो गया हो किसी अपराध के लिए। तो आप ध्यान रखिएगा, आपने अगर आपके ऊपर कोई केस हुआ है तो केस हो जाने मात्र से नहीं कुछ हो जाता है, आपके ऊपर दोष सिद्ध भी होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इससे संबंधित पॉइंट है, आपके ऊपर दोष सिद्ध की बात की जा रही है, तो आपको पद नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। आप आवेदन कर सकते हैं, परीक्षा में बैठ सकते हैं, लेकिन बाद में तय किया जाएगा आपको मिलना है या नहीं मिलना है। अगर आपके ऊपर कुछ हुआ है इस तरह की चीज़ें, तो आप जो है आवेदन कीजिए, बिल्कुल कीजिए। जेल से भी लोग गए हैं, नौकरी पाए हैं, IAS PCS बने हैं, लेकिन यह है कि आपके ऊपर निर्णय विभाग लेगा। आपको अगर जो है दोष सिद्ध पाया गया है, आपने कोई सजा भुगता है, तो चाहे वो आर्थिक रूप से आपने धन दिया हो या जेल गए हों। फिर नेक्स्ट है वैवाहिक परिस्थिति। नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों। यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने एक से अधिक विवाह किया है और इसका प्रूफ है, यहाँ पर प्रूफ होना चाहिए। अगर कोई प्रूफ आपने छोड़ा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग, तो प्रूफ डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं होना चाहिए, ऑफिशियली कोई नहीं होना चाहिए कि 2-2 पत्नियां हैं आपकी, 4-4 पत्नियां हैं, ऐसा कुछ नहीं। मुस्लिम समुदाय में एक से ज़्यादा विवाह होते हैं, और ऐसा कुछ भी जो भी होता है, तो ये ध्यान रखना होगा कि आपको ऑन पेपर ये कहीं पर शो नहीं होना चाहिए। या फिर ऐसी कोई महिला अभ्यर्थी भी पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पुरुष से एक पत्नी जीवित हो। तो ऐसा कोई पुरुष जिसके जो है एक से अधिक पत्नियां हों वो, या ऐसी कोई महिला जिसने ऐसे किसी पुरुष से विवाह किया हो जिसके एक से अधिक पत्नी जीवित हों, तो वो जो है यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। परंतु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है। इस नियम से छूट दिया जा सकता है, वो सरकार तय करेगी। यदि उसका समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है। बहुत से कारण भी होते हैं जो कि जिसके कारण ऐसी परिस्थिति बन जाती है। जैसे कि कभी कभी होता क्या है कि कोई व्यक्ति जो है लंबे समय से लापता है और कई वर्ष हो गए हैं, 7 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष हो गए हैं, और जो है फिर दूसरा विवाह कर लिया गया, और फिर इत्तेफाक से इतने वर्षों के बाद फिर वो व्यक्ति वापस आ जाता है।
तो उसमें जो है वो उसकी गलती नहीं है, उसने नियमानुसार सब कुछ किया है। ऐसे बहुत सारे नियम बने हुए हैं, तो उन जो है इस तरह की कोई बात होगी, इस तरह के कोई पॉइंट होंगे तो उसमें सरकार डिसीजन लेगी और छूट दिया जा सकता है। टिप्पणी, यदि कोई अभ्यर्थी द्विविवाह, यहाँ पर कोई अभ्यर्थी लिखा है यानी महिला पुरुष दोनों, बाइगेमी अथवा बहुविवाह पॉलीगेमी करने का दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकती है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपको बाइगेमी द्विविवाह या फिर पॉलीगेमी जो है बहुविवाह पाए जाने पर आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि नौकरी नहीं मिलेगा या नौकरी मिला है तो चला जाएगा, कार्रवाई भी हो सकती है। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर उसका अभ्यर्थन वो चयन निरस्त किया जाता है। आप भर्ती प्रक्रिया में शामिल हैं तो आपका किसी भी स्तर पर अभ्यर्थन और चयन निरस्त कर दिया जाएगा। उसे अन्य भर्ती प्रक्रिया से भी प्रतिवारित किया जा सकता है, यहाँ तक कि अन्य भर्ती प्रक्रिया से भी आपको बाहर किया जा सकता है। और यदि आप नौकरी पा भी जाते हैं उसके बाद भी ऐसा पाया जाता है और कभी भी, तो भी आप पर कार्रवाई हो सकती है। तो आप सरकारी नौकरी में आना चाहते हैं तो श्योर हो जाएं इस पॉइंट के लिए कि आप जो है सिर्फ एक विवाह ही ऑन पेपर होना चाहिए। ऑन पेपर की बात हो रही है या प्रूफ करने की बात हो रही है। अगर कहीं पर प्रूफ हो गया कि आपने एक से अधिक किया है तो आप जो है कभी भी कहीं भी बाहर हो सकते हैं। चलिए, अभी बहुत लंबा है ये, शारीरिक स्वस्थता और भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी, लिखित परीक्षा कैसे होगी, बहुत 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 लंबा है ये। इस पर हम नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं, चूँकि लंबा हो जाएगा वीडियो तो इसको यहीं पर ब्रेक करते हैं, पार्ट पार्ट में बनाएंगे। आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो अगला वीडियो भी जरूर देखिएगा। हो सकता है तुरंत ना आए, थोड़ा सा टाइम लग जाए बनाने में, लेकिन अगला वीडियो भी आएगा। इसके पहले भी 2 वीडियो आ चुके हैं, उनको भी जाकर के देखिए। जो 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी गई है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सभी के लिए, चूँकि कोरोना काल था उसके बाद भर्ती आई नहीं है कई वर्षों से, इसलिए 3 वर्ष की छूट दी गई है। तो उस पर भी वीडियो हमने बनाकर डाल दिया है। हमने सब कुछ ऑफिशियल वेबसाइट से दिखाया है, आप ऑफिशियल वेबसाइट का ही सब कुछ देखिए। तो चलिए वो वीडियो भी देख लीजिए फटाफट, और इसमें भी हमने सब कुछ बताया है। जहाँ कहीं कोई पॉइंट छूट गया हो तो दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा, वीडियो को फास्ट लगे तो स्लो कर लीजिएगा, एक एक बात को, पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स सारे तैयार कर लीजिए, और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रख लीजिए। और खुद फॉर्म भरिएगा, अपने मोबाइल से ही भरिएगा, आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के जाइए भरिएगा, कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट से नहीं, किसी और वेबसाइट से नहीं। यहाँ वेबसाइट बताया गया है, हमने आपको दिखाया है ये वेबसाइट, ठीक है। तो चलिए, ये तीसरा वीडियो है। इसके बाद अभी उम्मीद है कि इस सारे पार्ट कवर करने में 2-3 वीडियो और बनेंगे, चूँकि पार्ट पार्ट में बना रहे हैं तो आपको अगला भी वीडियो देखना है। चलिए, इसको यहीं पर ब्रेक करते हैं, फटाफट फिर नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। आज ये 3 वीडियो हो चुके हैं, तो फटाफट आप तीनों वीडियो देख लीजिए और सारी जानकारी ले लीजिए और आवेदन के लिए तैयार हो जाइए। और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सिलेबस क्या होगा, कहाँ से तैयारी करना है, इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी इस चैनल पर। सिर्फ कोचिंग के सहारे रहेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी, हम आपको समय समय पर गाइड करते रहेंगे और आपको मेहनत करना है, हम गाइडेंस करते रहेंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आप पढ़ना चाहें पढ़िए। चलिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और आगे भी चर्चा करेंगे पे बैंड पर, ग्रेड पे पर, कितना वेतन मिलेगा, क्या होगा, एक एक डिटेल में। चलिए, फिर इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक और कमेंट जरूर करना है। जो भी आपकी क्वेरीज है, जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट में पूछिए जरूर।